Dear students of class 7th, I am starting a new chapter number 7th. Weather, climate and climate क्या होता है, weather और climate में क्या difference होता है और कौन से factors हैं that affects them. ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारा यही है. वेदर किसे बोलते हैं? What do you mean by weather? The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed etc. is called weather. जैसे आज है, आज थोड़ा सा क्लाउडी डे है अगर, ठीक है, और आपका सन प्रॉपर नहीं निकलता है तो आप कहोगे आज तो थोड़ी ठंड हो रही है ना, क्लाउडी डे है. अब नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे क्लाउड्स नहीं है, ठीक है, सन पूरी तरह से चमक रहा है, अपना रोशनी दे रहा है, अपनी हीट दे रहा है, तो आप कहोगे आज तो ठीक है भाई, आज तो टेम्परेचर सही है, ठंड नहीं लग रही. तो इस तरह से हमारा जो वेदर होता है दैट चेंजेस डे टू डे. ठीक है, ये डे टू डे कंडीशन की बात है, क्या हमारा टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है. अब ऑटोमेटिकली अगर आज बारिश हो जाती है तो एयर के अंदर वाटर वेपर बढ़ जाएंगे, एयर के अंदर वाटर वेपर बढ़ जाएंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो क्लाइमेट वेदर जो है इट इज डे टू डे कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल और प्रेशर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम डे टू डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, दैट इज योर वेदर. दिस इज योर वेदर कंडीशन. अब व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट वेदर? कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है दैट आर अफेक्ट द वेदर, जिससे हम वेदर को कंसीडर करते हैं. जैसे टेम्परेचर की बात करें तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. कितनी हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है, दैट इज टेम्परेचर. है ना, आप किसी चीज को हाथ लगाते हो कहते हैं ये तो बहुत ठंडी है, ये बहुत गर्म है ना, तो आपके स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं वही फील करा देते हैं आपको, है ना. तो किसी भी बॉडी के अंदर जितनी हॉटनेस होगी या कोल्डनेस होगी दैट इज द मेजर ऑफ इट, दैट इज द डिग्री ऑफ इट्स टेम्परेचर. अब टेम्परेचर वेरीज डे टू डे, सीजन टू सीजन टेम्परेचर चेंज होता है. अगर आप सुबह की बात करो, चाहे सर्दियां चल रही हैं, चाहे गर्मियां चल रही हैं, चाहे विंटर है, चाहे समर सीजन है, चाहे विंटर सीजन है, आप मॉर्निंग में कैसा फील करते हो? उसमें टेम्परेचर आपका मिनिमम होता है उस डे के अकॉर्डिंग और मैक्सिमम होता है इन नून. ठीक है, आपका डे टाइम में, मॉर्निंग टाइम में तो मिनिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम कब होता है? नून टाइम में, जब सनराइज होती है वो बिल्कुल सन हमारे ओवरहेड होता है और बिल्कुल हमें क्या देता है? डायरेक्ट रेज देता है. तो मैक्सिमम इन द नून. ठीक है, समर सीजन की बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा है. ठीक है, विंटर सीजन की बात करें तो ये कम है, लो है. सेकेंड एलिमेंट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ एयर पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, मतलब आपका जो जैसे आप माउंटेनियस रीजन में चले जाओ, है ना, माउंटेन एरिया में, तो वहां पर एयर प्रेशर कम मिलेगा आपको. जितना अर्थ क्रस्ट के पास हो एयर प्रेशर उतना ही ज्यादा है. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा जो एयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये कम होता जाता है. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोल्ड एयर इज हैवी एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर देन वार्म एयर इज लाइटर एंड राइजेस अप. जब भी आपकी कोल्ड एयर होगी, ठीक है, कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, वो हैवी होती है, ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, और वार्म अप एयर जो होती है वो लाइटर होती है, गर्म हवा हल्की होती है और वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है. एक एग्जांपल ले सकते हो आप, यहाँ पर जो है थोड़ा सा लकड़ियाँ वगैरह, वुड वगैरह इकट्ठी करके जला लो, है ना, तो उसके जो आसपास की एयर होगी ना वो हॉट अप हो जाएगी, हॉट अप होके राइज अप करेगी. ठीक है, और जब भी इस तरह से होता है कि हॉट अप एयर जो होती है वो राइज अप करती है तो आसपास के प्लेसेस की जो कोल्ड एयर होती है वो उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है. ठीक है, क्योंकि जहां पर भी एयर राइज अप करेगी वहां वैक्यूम लाइक क्रिएट हो गया, वैक्यूम जहां पर एयर कम है नहीं है. ठीक है, तो आसपास की जो कोल्डर एयर की हवा होगी वो उस जगह को लेने की कोशिश करेगी. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे. ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज मैंने आपको कराया था कंसेप्ट. ठीक है, तो वो इसी पे बेस्ड है कि हॉट एयर वार्मर एयर वार्म अप
lighter and rises up, and the cold air from the nearby places come to take its place. ठीक है, इस तरह से हमारी ब्रीज चलती है, हवा चलती है. लैंड टू सी, सी टू लैंड, जिसको हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बोलते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जितना एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मोर द कोल्डर एयर, मोर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेस, तो जितनी होटर एयर, इट इज लाइटर. ओके. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. जितने वाटर वेपर आपके एयर के अंदर प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं. और आपको पता है कि रेनी सीजन में रेन होती है. जितनी ज़्यादा रेन होती है उतनी ज़्यादा एयर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द एयर एंड इट मीन्स हाई ह्यूमिडिटी. हाई ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट, मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द एयर. लेस, जब ड्राई सीजन होता है, एकदम गर्मी होती है, सूखी हवा चलती है, ड्राई एयर, जिसे लू बोलते हो, कितने परेशान होते हैं ना. क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम हो तो भी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि एकदम गर्म हवा होती है और वो हमारी बॉडी से जब स्ट्राइक करती है तो हमें फील होता है वो कि हाँ आज लू चल रही है. वैसे थोड़ी बहुत हवा तो और वक्त है हमारे आसपास, लेकिन हम उसे फील नहीं कर रहे. लेकिन जब वही चीज स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है, एकदम ठंडी हवा हो, तो भी आप थोड़ा सा अनईजी फील करते हो, है ना, कि आज तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना. और कोल्ड एयर हो चाहे हॉट एयर हो. तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, तो जितने वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इट मींस हाई ह्यूमिडिटी. जितने कम वाटर वेपर प्रेजेंट है इट मींस लो ह्यूमिडिटी. आगे चलते हैं. अब देखो मैं आपको बता रही हूँ एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द वेदर. नेक्स्ट क्या है? क्लाउड्स एंड रेन. कॉल्ड रेनगोस इज यूज्ड. देखो अगर आपका कोई भी मॉर्निंग जब थोड़ी देर बाद उठने के बाद मॉर्निंग में आपको क्लाउडी डे अपीयर होता है ना, क्लाउडी डे जैसे बारिश होने वाली है, तो सन अपीयर नहीं हो पाता स्काई में क्योंकि वो छुप जाता है, जिससे क्या होता है सन की हीट हमारे तक नहीं पहुंच पाती. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? थोड़ा सा ठंडक हो जाती है, कोल्डनेस क्रिएट हो जाती है ना. तो क्लाउड्स एंड रेन, और बारिश आने के बाद भी मौसम जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अगर गर्मी ज़्यादा भी है तो भी अगर बारिश हो जाती है तो आप काफ़ी रिलीफ फील करते हो उसमें, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है ना. और एयर में जो है थोड़ा सा वाटर वेपर आ जाते हैं जिससे आप हॉटनेस में रिलीफ फील करते हो, ठंडी हवा चलती है हल्की. ठीक है, तो क्लाउड्स एंड रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द वेदर कंडीशन. रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर. मॉर्निंग में सुबह सुबह उठे, तेज धूप है, थोड़ी देर बाद में क्लाउडी डे हो गया, उसके कुछ देर बाद बारिश होने लगी, तो एक ही दिन के अंदर आपका क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया ना बिल्कुल. ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी ये एलिमेंट्स होते हैं दे अफेक्ट द वेदर, दे अफेक्ट द कंडीशंस डे टू डे एंड इवन आवर टू आवर, है ना. कुछ घंटे पहले कुछ और था, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, गर्मी थी, बारिश हुई, डाउन हो गया, है ना, 28 27 पे पहुंच गया, तो आपको रिलीफ मिल गया. तो हमारा जो वेदर कंडीशन है इट चेंजेस डे टू डे, आवर्स टू आवर्स, है ना. तो इट इज जो हमारा रेनफॉल है इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर. और रेन को मेजर करने के लिए जो एपरेटस यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एपरेटस ना लिख सको तो इंस्ट्रूमेंट लिख देना. रेनगोस इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेन इन mm, दैट इज मिलीमीटर. उसके बाद है विंड. ठीक है, हवा चलती है. जैसे आप सपोज आप देखते हो कि कई बार क्या होता है, दूर से भी आप जैसे न्यूज़ वगैरह सुनते हो तो आपको लगता है कि एकदम वेदर कंडीशन चेंज हो रही है ना. तो पता चलता है कि कश्मीर में बर्फ गिरी, है ना, माउंटेनियस एरिया में. ठीक है, तो किसी भी हिली एरिया में भी जब बर्फ वगैरह गिरती है, स्नोफॉल वगैरह होती है और वहाँ से जो विंड्स आती हैं, ठीक है, तो वो भी अपने साथ कोल्डनेस लेके आती है, ठंडक लेके आती है ना. तो इस तरह से जो विंड होती है, और विंड का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था विंड कैसे चलती है, कि गर्म हवा जो हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और आसपास के प्लेसेस की जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है. तो इस तरह से विंड ब्लो करती है. तो विंड्स जो होती हैं दे ऑल्सो अफेक्ट ऑन वेदर कंडीशन. और आपको पता है विंड्स ही आपकी रेन लेके आती हैं, है ना, जो क्लाउड्स आते हैं विंड के साथ फ्लो करते हुए वो रेन लेके आती हैं. तो विंड्स जो होते हैं दे ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन वेदर कंडीशंस.
ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, इट ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। जैसे यहाँ पर अगर हमने बहुत ज्यादा लकड़ियां जला दी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की जो गर्म हवा होगी वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हवा की क्वांटिटी कम है, एयर की क्वांटिटी कम है, तो आसपास की जो कोल्ड एयर होगी, कोल्ड एयर उतनी ज्यादा, जो कंडेंस एयर होती है वो उतनी ज्यादा हैवी होती है, उसे बोलते हैं हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। These are the elements that affect the weather condition। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट, ठीक है। अब ये क्लाइमेट क्या होता है, कभी कहते हो ना कि वेदर और क्लाइमेट तो एक ही चीज होती है, बट बोथ आर डिफरेंट। हाउ? देखो, क्लाइमेट जो होता है, इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज फाउंड दैट, ये यहाँ तक डिफाइन है आपकी क्लाइमेट की। क्लाइमेट जो होता है ये एवरेज वेदर कंडीशन है आपकी, कई सालों तक, कई महीनों तक जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जिस जगह पे हम रहते हैं वहां पर हमारा क्या वेदर चल रहा है, उसकी एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट। मतलब जैसे अब हमने कई महीने टेम्परेचर अपना डेली मेजर किया है ना, आज मेरा टेम्परेचर ये है, कल मेरा ये था, परसों मेरा ये था, और उसकी भी हमने उनको सम अप करके नंबर ऑफ डेज, जितने भी डेज का हमने एवरेज निकालना चाहे, ठीक है, सारे टेम्परेचर्स को ऐड अप कर दिया और नीचे नंबर ऑफ डेज ऑन विच द टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड, उससे डिवाइड कर दिया, दैट इज एवरेज टेम्परेचर कंडीशन। इसी तरह से हम विंड की निकालते हैं, इसी तरह से हम रेनफॉल की निकालते हैं, ठीक है। ऑल द एलिमेंट दैट अफेक्ट द वेदर कंडीशंस, उसकी जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो जो एवरेज होती है दैट इज आवर क्लाइमेट। अब अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री का क्लाइमेट कैसा कंसीडर होता है? हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड कंसीडर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर में गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ईयर जो है, पूरे साल की बात करें तो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और ह्यूमिड क्योंकि बारिश अच्छी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट इफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, द क्लाइमेट इज सेड टू बी हॉट। इफ देयर इज आल्सो हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ईयर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईयर पीरियड में रेनफॉल होती है, देन द क्लाइमेट इज सेड टू बी हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर अगर पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में मोस्ट ऑफ द ईयर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और बारिश अच्छी होती है, रेनफॉल अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली एयर के अंदर वाटर वेपर एंटर करते हैं, तो और क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। क्लियर? अब क्या फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? पहला है डिस्टेंस फ्रॉम सी। देखो, जो प्लेस सी के जितने पास होगा, ठीक है, वहां पर जो होगा कोस्टल एरिया बोलते हैं उसको, द प्लेसेस नियर द सी, ठीक है, दे आर कूलर एंड वेटर देन द इनलैंड एरिया। जो सी के आसपास की जगह होगी वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि एयर के अंदर वाटर वेपर होंगे ही होंगे, क्योंकि वो सी के पास का इलाका है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। वो वेटर होते हैं, वेटर मतलब उसमें ह्यूमिडिटी हाई होती है, और साथ में वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, कूलर रहता है, ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। और जितना ज्यादा वो प्लेस सी से दूर होगा वहां पर ये कंडीशन उतनी कम हो जाएगी, हॉटनेस ज्यादा हो जाएगी और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, हॉटनेस बढ़ जाएगी। सेकंड है ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स जो होते हैं, ओशन करंट्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। ओशन करंट्स जो हैं, जो हमारे ओशन से आ रही जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जब हमारा पानी जो होता है वो ओशंस में ऊपर या नीचे की तरफ फ्लो करता है, अपनी हाई वेव्स देता है ना, तो जो ओशन करंट्स होते हैं ये एयर के अंदर अपने वाटर वेपर डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ओशन करंट्स होते हैं वो भी आसपास के जगह को अफेक्ट करते हैं, उसके टेम्परेचर को, उसकी ह्यूमिडिटी को, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ विंड। अब विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड कहाँ से आ रही है, ठीक है, किसी जगह पे स्नोफॉल हुई, वहां से आपकी विंड मूव करके आई, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अपने साथ कोल्डनेस लेके आएगी, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ एरिया
जो सी के पास आसपास के एरिया होते हैं उनका क्लाइमेट ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। क्यों? वहाँ पर मॉडरेट कम टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट टेम्परेचर इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर जो विंड की कंडीशन होती है वो इस तरह की बनी रहती है कि वो अपने साथ जो है वो ह्यूमिडिटी कंटेन करके रखती है, ठीक है, और वहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई हो पाता है ना ज़्यादा लो हो पाता है, तो इट इज़ मॉडरेट, ठीक। अब फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट में नेक्स्ट क्या है? माउंटेन। माउंटेन्स रिसीव मोर रेनफॉल देन द लो लाइंग एरिया। देखो माउंटेन पे जो है वो बारिश ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लो लाइंग एरिया। माउंटेन्स जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड पे होती है ना, ठीक है, तो जो लो लाइंग एरिया है जो जहाँ पर जो है वो बिल्कुल सी लेवल से काउंट करते हैं ना हाइट को, किसी भी चीज की हाइट को हम सी लेवल से काउंट करते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? माउंटेनियस एरिया में माउंटेन एरिया और लो लाइंग एरिया जो बिल्कुल हमारा प्लेन एरिया है ना जो सी लेवल के क्लोज पड़ता है। तो क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय माउंटेन्स। माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल देन द लो लाइंग एरिया। वी कैन often see snow on the top of the mountain, more the altitude, less air pressure and less temperature. जो माउंटेन एरिया होते हैं उसमें जो बारिश वगैरह होती है एक तो ज़्यादा होती है, दूसरा किस फॉर्म में होती है? स्नो की फॉर्म में होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो जो वाटर वेपर होते हैं जो आ रहे होते हैं रेन की फॉर्म में, ठीक है, वो कंडेंस होकर स्नो की फॉर्म ले लेते हैं और माउंटेन पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो है जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे एयर प्रेशर कम मिलेगा। मैंने बताया ना जैसे जैसे ऊपर जाते जाते एयर प्रेशर कम होता जाएगा और टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो हाई माउंटेन्स पे जो है आपका लेस एयर प्रेशर होता है और लेस ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर आपने पढ़ रखा होगा इक्वेटर के बारे में, है ना, एसएसटी में। तो इक्वेटर वो एक तरह से कोई लाइन नहीं है ना, जिसे हम सिर्फ जस्ट एन इमेजिन करते हैं, है ना। तो इक्वेटर जो है जो प्लेसेस हमारे इक्वेटर में पड़ते हैं वहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। जो मिड पार्ट है हमारा जो अर्थ का है, जो अर्थ को दो स्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दो हेमिस्फीयर्स में, तो वो क्या है लाइन हमारी? इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है वहां पर सनलाइट बिल्कुल उस प्लेसेस पे जो प्लेसेस नियर इक्वेटर हैं, प्लेस इक्वेटर पे लाई करते हैं, वहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से वहां पर हॉटनेस ज्यादा है। जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाओगे, आप अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करते हो ना, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है, ठीक है, तो इसे इस तरह से हम उसे स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। और ये जो बीच की लाइन है, ठीक है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, या हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ये जो इक्वेटर है जो अर्थ को दो स्फीयर्स में डिवाइड कर रही है, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है, ये जो पोल्स है हमारे, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी ठंडक बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही, जहाँ पर कोई प्लांट लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही, इतनी ठंड है ना, इतनी कोल्डनेस है, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो प्लेसेस हैं वहाँ पर हॉटनेस बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है, हॉटनेस ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, और जितनी ज़्यादा इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, ठीक है, पोल की तरफ जाओगे, ठंडक बढ़ती जाएगी, आपकी कोल्डनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर में क्या आएगा? द प्लेसेस विच लाई एट द इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट देन एनीवेयर ऑन द अर्थ, सो दीज प्लेसेस आर वेरी हॉट एंड द प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब जो प्लेसेस तुम्हारे इक्वेटर से दूर है उसके कंपैरेटिवली जो प्लेसेस इक्वेटर पे हैं उनमें हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और साउथ पोल और नॉर्थ पे कोल्डनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो आपके बिल्कुल ही आपके वो जगह जो बिल्कुल ही आपकी पोल्स पे है, प्लेसेस एट द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके बाद है लास्ट है नेचुरल वेजिटेशन। देखो आप लोगों को पता होगा जब आप फॉरेस्ट के बारे में जब भी पढ़ते हो कि भाई हम डिफॉरेस्टेशन कॉज कर रहे हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉज कर रहे हैं, तो उससे हमारे रेनफॉल पैटर्न पे इफेक्ट पड़ रहा है ना,
क्यों पड़ता है रेनफॉल पैटर्न पे इफेक्ट? क्योंकि जो फॉरेस्टेड एरिया होता है, जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, उनकी लीव्स, फोटोसिंथेसिस तो रेगुलर हो ही रहा है, ठीक है, उनकी लीव से एक्स्ट्रा पानी आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो पानी बच जाता है लीव्स के बाद, वो उसे ट्रांसपीरेट करते रहते हैं, मतलब एयर का पार्ट बनाते रहते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट करते रहते हैं। मतलब जो सॉइल से पानी एब्जॉर्ब किया फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, और जो पानी लीव्स तक पहुंचता है, सारी चीजें कंबाइन करती हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, काफी सालों से पढ़ रहे हो, है ना। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन। ये सारी चीजें लीव्स पे जाकर कंबाइन होके फूड प्रिपेयर करती हैं। अब फूड बनने के बाद जो पानी बच जाता है, ये लीव्स उसे क्या करती हैं, इवेपोरेट करती हैं, अपने पोर्स में से आउट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस रेगुलर होता रहता है डे टाइम में। आपको कभी गर्मियों में गर्मी लगती होगी तो आप क्या करते हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में पेड़ है, तो आप वहीं खड़े हो जाते होंगे, ये इसके नीचे खड़े थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ों के पास आसपास की हवा जो होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि वो रेगुलर ट्रांसपीरेट कर रहे हैं, एयर में वाटर वेपर छोड़ रहे हैं, तो आसपास की जो हॉट एयर रहती है वो भी कोल्ड हो जाती है ना। तो ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ये हमारे रेनफॉल पैटर्न को सर्कुलेट कराते हैं। रेनफॉल पैटर्न में बहुत बड़ा इनका रोल है, ठीक है, जो हमारा जिसे आप कहते हो वाटर साइकिल, इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल किसका है, ट्रीज का है। तो जितने भी फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं वो एटमॉस्फेरिक वेपर को कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन। मतलब एटमॉस्फेरिक वेपर मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर को छोड़ना, ह्यूमिडिटी को बढ़ाना, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेनफॉल, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन आल्सो प्ले अ रोल इन क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर खत्म हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेट्रोलॉजिस्ट क्या कौन होता है और वो डिपार्टमेंट जो इसमें हमारा काम करता है। मेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है, ठीक है, हु स्टडीज द वेदर। आप डेली न्यूज़ सुनते होंगे घरों में, ठीक है, तो आपकी एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कल बारिश होगी, कल ये टेम्परेचर रहेगा, ऐसे होगा, है ना। तो वो आपको क्या बताता है, वेदर कंडीशन बताता है। इट इज डे टू डे condition of temperature, condition of rainfall, condition of pressure, that is your weather condition, है ना। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो वेदर को स्टडी करता है, और वो डिपार्टमेंट जो इन एलिमेंट्स को नोट डाउन करता है, उसे मेजर करता है, ताकि डे टू डे लाइफ में आपको बताया जा सके कि कल क्या होने वाला है। तो उस डिपार्टमेंट का नाम है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हु मेजर ऑल दीज एलिमेंट्स। Now my lecture is over. Listen the lecture 2-3 times and also prepare your notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.